नमस्कार। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, ये खुद गर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही जिसको हम झूले में हुमकता छोड़ आए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पित्तल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। जब भी आप इन पंक्तियों को गौर से सुनिएगा तो आपके भीतर एक दर्द की अनुभूति होगी। अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाने का दर्द। और इस दर्द को साझा करने के लिए कोई नहीं है आपके साथ, क्योंकि रातों रात ये खबर पहुंचा दी जाती है, रातों रात एक नक्शा पर लाइन खींच दिया जाता है और ये तय कर दिया जाता है कि आज आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो आपका मुल्क नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्टीशन की। लेकिन आज हम पार्टीशन का चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारे हाथ में एक बेहद खूबसूरत किताब है जिसका शीर्षक है डिवाइडेड बाई पार्टीशन, यूनाइटेड बाई रेजिलियंस। इस किताब को लिखा है मलिका अहलुवालिया ने। मलिका अहलुवालिया सीईओ और को फाउंडर हैं दुनिया के पहले पार्टीशन म्यूजियम के, जिसे 2017 में खोला गया था। ये अमृतसर में स्थित है। इस किताब में 21 इंस्पिरेशनल कहानियां दर्ज हैं, उन लोगों की कहानियां जिनकी जिंदगी पार्टीशन की वजह से तबाह हो गई, जो पाकिस्तान छोड़कर जो उनका अपना मुल्क था वो इस नए मुल्क में आते हैं जिसे हिंदुस्तान कहा गया। यहाँ जब वो आए तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। शून्य से लेकर उरूज तक का सफर तय किया इन लोगों ने। इन लोगों में मनमोहन सिंह जैसे लोग शामिल थे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग शामिल थे, मदन लाल खुराना जैसे लोग शामिल थे। धर्मपाल गुलाटी की कहानी दर्ज है इस किताब में। कहानी मिल्खा सिंह की है, राम जेठमलानी की है, सतीश गुजराल की है और भी ऐसे कई सारे लोग, कुलदीप नैयर वेटरन जर्नलिस्ट, इन सभी लोगों की कहानियां दर्ज हैं इस किताब में। मनमोहन सिंह की कहानी से शुरुआत किया जाए। मनमोहन सिंह, हम सब जानते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री रहे 2 बार, 2004 से 2014 तक। मनमोहन सिंह सिर्फ 14 साल के थे जब उन्हें अपना मुल्क छोड़कर यानी पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। मनमोहन सिंह का जन्म गाह में हुआ था। गाह जो झेलम डिस्ट्रिक्ट में था, उस वक्त के अनडिवाइडेड पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है। सिर्फ 14 साल के थे मनमोहन सिंह। एक घटना था जो ये ट्रिगर किया उनके उन्हें कि अब ये मुल्क रहने लायक नहीं है तो छोड़कर एक नया मुल्क में चला जाए। घटना था उनके ग्रैंडफादर का कत्ल। जी हाँ, मनमोहन सिंह जब बहुत छोटे थे तब उनकी माता जी का देहांत हो गया। ऐसे में उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने। जब उनके दादाजी का कत्ल कर दिया गया तो मनमोहन सिंह भारत चले आए। कत्ल कैसे हुआ, मनमोहन सिंह खुद बताते हैं और मलिका अहलुवालिया ने इसे कोट किया है इस किताब में। मनमोहन सिंह कहते हैं कि धोखे से कई सारे हिंदुओं को और सिखों को मार दिया गया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और वो बुलाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वो कहते हैं कि आइए हम मिलकर बात करेंगे। जब वो लोग पहुंचते हैं यानी हिंदू लोग और सिख लोग, तो उन सबको बूचड़ कर दिया जाता है। देवर बूचड़, उन सबको मार दिया जाता है। जब ये घटना घटी तो मनमोहन सिंह को लगा और उनके पेरेंट्स को इनफैक्ट लगा कि अब ये मुल्क रहने लायक नहीं है, तो मनमोहन सिंह पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश। मनमोहन सिंह के पिताजी क्लार्क थे, वो एक बिजनेस फर्म में काम करते थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। तो कुछ कनेक्शंस थे मुल्क के दूसरे तरफ भी, तो मनमोहन सिंह पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश। मनमोहन सिंह जब उत्तर प्रदेश आए तो सिर्फ 14 साल के थे। मैट्रिकुलेशन का एग्जाम वो दे चुके थे
मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन होता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का भी दो फाड़ हुआ, कुछ हिस्सा इंडिया में आया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रहा। मनमोहन सिंह को दोबारा से 10वीं की परीक्षा लिखनी पड़ती है। वो दोबारा से 10वीं की परीक्षा लिखते हैं और पास करते हैं। मनमोहन सिंह की कहानी जब आप पढ़ते हैं, खासकर उस दौर का जब पार्टीशन के इर्द गिर्द वो कहानी बुनते हैं, बताते हैं, तो एक रिलीजियस टेंशन का जिक्र करते हैं। रिलीजियस टेंशन था उस वक्त, और ये आज भी लिव्ड रियलिटी है इस देश की, कि रिलीजियस टेंशन आज भी व्याप्त है। और ये मनमोहन सिंह एक और घटना का जिक्र करते हैं। घटना है महिलाओं को मार देने का। दरअसल पार्टीशन के दौरान ये आम था कि या तो महिलाएं खुद का अपना जान ले लेती थी कुएं में कूदकर, या तो घर के पुरुष जो भी होते थे वो महिलाओं का कत्ल कर देते थे, ताकि महिलाओं की इज्जत न लूटी जा सके। वुमेन इज इक्वल टू ऑनर, ये बेहद आम था उस वक्त। आज भी कुछ वैसा है, ऑनर किलिंग देखने को आज भी मिल जाती है। ये बेहद विभत्स मंजर था पार्टीशन का, कि अपने ही घर के लोगों को अपने ही घर के पुरुषों के द्वारा मार देना। दूसरी कहानी है कुलदीप नैयर की। कुलदीप नैयर जो वेटरन जर्नलिस्ट थे, वो राज्यसभा का सांसद भी रहे, हाई कमिश्नर थे, इंडिया के हाई कमिश्नर थे यूके में। कुलदीप नैयर बड़े ही एफ्लुएंट फैमिली से ताल्लुक रखते थे। वो पढ़े लिखे परिवार से आते थे, और उनके पिताजी रिनाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। कार, सर्वेंट्स, सब कुछ था उनके पास। एक बेहद समृद्ध परिवार से आते थे कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर एक घटना का जिक्र करते हैं। वो घटना मैं बाद में उसका जिक्र करूंगा जब पार्टीशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कुलदीप नैयर के हिसाब से। लेकिन कुलदीप नैयर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो कि इस किताब में मौजूद है। वो कहते हैं कि ऑल माई फ्रेंड्स वर मुस्लिम्स। जितने भी उनके दोस्त थे वो सारे के सारे मुस्लिम थे। और कुलदीप नैयर कहते हैं कि वी यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर। हम उनके फेस्टिवल में जाते थे, वो हमारे फेस्टिवल में आते थे। यानी ऐसा नहीं था कि एकता नहीं थी उस वक्त लोगों के भीतर। हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो कही जाती है वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई थी। कुलदीप नैयर इसके जीते जागते उदाहरण है, मनमोहन सिंह खुद इसके जीते जागते उदाहरण है। लेकिन टेंशन धीरे धीरे पनपी जब 46 के अंत में और 47 के शुरुआत में रिलीजियस टेंशन इतना बढ़ गया कि लोगों को अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। कुलदीप नैयर कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया, रिलीजियस टेंशन बढ़ गया, मारकाट चारों तरफ होने लगा, तो उनके पिताजी के एक फ्रेंड थे जो आर्मी में थे। वो 47 का जिक्र है ये। वो उनके पिताजी के पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उनके पिताजी ने कहा, ऐसा है कि हमारे बच्चों को अब भारत लेके चले जाइए, हम लोग इस मुल्क में अब नहीं रहना चाहते हैं। वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि हम किसी एक को ही लेकर जा सकते हैं। कुलदीप नैयर के भाई भी थे, तो टॉस किया जाता है और कुलदीप नैयर का नाम निकल के सामने आता है और कुलदीप नैयर भारत आते हैं। ऐसे वो भारत आते हैं आर्मी ऑफिसर के साथ। एक घटना का जिक्र करते हैं कुलदीप नैयर जो जानना बेहद जरूरी है हम सब के लिए। घटना ये है कि एक दफा उनके फ्रेंड ने ये कहा कि यार तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, तुम टैटू बनाओ, उस टैटू में चांद सितारा रहे। और वो दोस्त मुस्लिम था, क्योंकि कुलदीप नैयर के ज्यादातर दोस्त मुस्लिम थे। कुलदीप नैयर वो टैटू बहुत पहले बनाते हैं, लेकिन जब 47 में बंटवारा होता है और कुलदीप नैयर जब भारत आते हैं, तो जिस ट्रेन से वो सफर कर रहे थे वो अमृतसर आते हैं पाकिस्तान से। अमृतसर से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हुए उनके हाथ में जो टैटू था, वो टैटू पर नजर सिख लोगों को पड़ता है, और सिख लोग तलवार लेकर के हाथ में चारों तरफ से घेर लेते हैं कुलदीप नैयर को।
कुलदीप नैयर कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता है। बात बिगड़ जाती है और कुलदीप नैयर को अब साबित करना था कि मैं हिंदू हूँ। और वो साबित कैसे करते, तो वो अपना पैंट उतार कर ये साबित करते कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है से ये साबित होना है कि वो हिंदू है। जब वो ये काम करने ही वाले थे कि उनके एक परिचित आते हैं, उनके पिताजी के परिचित थे, और वो लोगों को डिस्पर्स करते हैं, भगाते हैं, ये कहते हुए कि ये डॉक्टर साहब का लड़का है, तो कुलदीप नैयर की जान बचती है। ये कहानी कुलदीप नैयर की है। ये सिर्फ कुलदीप नैयर की कहानी नहीं है, ये आम घटनाएं थी उस वक्त की। कुलदीप नैयर जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोगों के पिताजी के पास कनेक्शन था कि वो लोग आसानी से ये मुल्क आ गए, अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जा बसे। लेकिन इस देश के कई सारे ऐसे लोग थे, साधारण से बिल्कुल साधारण से साधारण जनता थी दूसरे मुल्क में, या यहाँ से जाते हुए दूसरे मुल्क में, कि उन्हें बहुत ही बुरा स्थिति का सामना करना पड़ा। मिल्खा सिंह एक उदाहरण है कि कैसे मिल्खा सिंह के फैमिली मेंबर्स को उनके आंख के सामने मार दिया गया। मिल्खा सिंह बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। मनमोहन सिंह भी बेहद हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पिताजी चूंकि बिजनेस कंपनी से जुड़े हुए थे, तो कनेक्शन था मुल्क के दूसरे तरफ भी। डिस्टेंट नेवर करके एक किताब है कुलदीप नैयर की, जो पार्टीशन के ऊपर है। इस किताब को लिखने के सिलसिले में उनकी मुलाकात रेडक्लिफ से होती है, और रेडक्लिफ से वो पूछते हैं कि मुल्क का बंटवारा इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया, भाई देयर वाज सो मच हेस्ट देयर, और कैसे ये तय किया गया कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होने वाला है। रेडक्लिफ कहते हैं कि शुरू शुरू में लाहौर जो था वो इंडिया को दिया गया था, लेकिन चूंकि बाद में ये रियलाइज हुआ रेडक्लिफ को कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा शहर नहीं है, इसलिए बाद में लाहौर को पाकिस्तान में मिला दिया गया। यानी कि एक शेमफुल डिसीजन, बिना सोचे समझे फैसला किया गया कि कौन शहर किधर जाना है, कौन सा शहर किधर जाना है, और इसके तहत देश का बंटवारा कर दिया गया। तो ये कहानी भी कुलदीप नैयर कहते हैं। कुलदीप नैयर के जरिए से हम ये जान पाते हैं, मलिका अहलुवालिया इसका जिक्र करती है अपनी किताब डिवाइडेड बाई पार्टीशन एंड यूनाइटेड बाई रेजिलियंस में। रेड क्लिफ से मिलने की कहानी का जिक्र करते हैं वो। कुलदीप नैयर इंडिया जब आते हैं तो वो उन्हें पहला काम अंजाम न्यूज़पेपर में मिलता है। अंजाम के बाद वो कई सारे अखबार में काम करते हैं, द स्टेट्समैन के एडिटर बनते हैं, वो इंडिया के हाई कमिश्नर होते हैं यूके में, और राज्यसभा का सांसद भी रहते हैं। तो ये कुलदीप नैयर की कहानी है। मनमोहन सिंह और कुलदीप नैयर की कहानी में हमें एक चीज देखने को मिला, वो था वायलेंस, बेतहाशा वायलेंस, और उस वायलेंस का कोई जवाब नहीं था। मनमोहन सिंह एक और घटना का जिक्र करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि वुमन इज इक्वल टू ऑनर, और अगर ऑनर को बचाना है तो वुमन को मार दो, अपने घर की महिलाओं को मार दो। जो ये हुआ, और ये मास मैसेकर था पार्टीशन के दौरान, ये कई सारी महिलाओं को मार दिया गया ऑनर के नाम पे। एक और कहानी है मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े धावक रहे हैं। कुल 80 रेस में सामना किया, 80 रेस का सामना किया उन्होंने, और 77 इंटरनेशनल रेस में उन्हें जीत मिली। तो इतने बड़े धावक थे वो। लेकिन मिल्खा सिंह की कहानी जो है वो और भी हृदय विदारक है। मिल्खा सिंह का भी भारत लौटने के पीछे यही कारण था, वायलेंस। उनके आंख के सामने उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। एक किस्सा का जिक्र करते हैं मिल्खा सिंह, जिसको जानना बेहद जरूरी है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पार्टीशन करने का फैसला किसका था, किन लोगों ने यह तय किया कि यह मुल्क बट जाएगा। पार्टीशन करने का फैसला चंद लोगों का था, जो एलीट क्लास के लोग थे, जो सेंटर में काबिज थे, यानी जो पॉलिटिकल सेंटर के हिस्सा थे। और अगर आप माइग्रेशन का भी हिस्सा देखेंगे तो एलिट लोग बड़े आसानी से बॉर्डर के इस पार आ गए, ऑल दो दे लॉस्ट देयर रिसोर्सेज। मिल्खा सिंह एक कहानी का जिक्र करते हैं, किस्सा का जिक्र करते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि देश का बंटवारा होने वाला है।
और वो जिस गांव से आते थे उस गांव में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। मिल्खा सिंह गोविंदपुरा के रहने वाले थे। गोविंदपुरा जो उस वक्त पंजाब में था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पंजाब का कुछ हिस्सा इंडिया में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। गोविंदपुरा के रहने वाले थे और वो जिक्र करते हैं एक किस्सा का। वो कहते हैं कि हमें पार्टीशन की खबर तब पता चली जब हमारे गांव से कुछ लोग जो थे वो शहर जाया करते थे सामान खरीदने, जो जरूरत के सामान थे वो खरीदने, डेली नीड्स के। जब वो वहां जाया करते थे तो वो सुनते थे लोगों से कि कुछ तो होने वाला है, हमें अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसका जिक्र करते हैं मिल्खा सिंह अपने किताब में। मिल्खा सिंह लिखते हैं, When partition happened, we were living in a remote village, so there was no newspaper, no radio, not a single news report. But those who traveled to city to buy oil or clothes or trading goods, they brought news back slowly. That they said that the city people are saying that we would have to leave our village. But when we would ask, why do we need to leave? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि पार्टीशन की खबरें गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे कई सारे रिमोट विलेजेस थे, मिल्खा सिंह जैसे लोग उस विलेजेस में रहते थे और वहां तक पार्टीशन की खबरें नहीं पहुंचाई गई। यानी एक डिसीजन था जो लिया गया कुछ खास वर्ग के लोगों के द्वारा, लेकिन इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंचाया गया और जिसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ा। एक क्वेश्चन मिल्खा सिंह पूछते हैं, व्हाई डू वी नीड टू लीव? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वाई डू वी नीड टू लीव? जो मुल्क हमारा है, कैसे रातों रात एक लाइन खींच देने से वो मुल्क किसी और का हो गया, हमें अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मिल्खा सिंह को भारत क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनके पिताजी ने मरते वक्त एक सेंटेंस कहा, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह रन अवे, दे विल किल यू टू। ये स्टेटमेंट थी उनके पिताजी का। मिल्खा सिंह कहते हैं कि हमारे जो गांव के मुसलमान थे और हमारे आस पड़ोस के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जैसे ही दूसरे जगह के मुस्लिम हमारे गांव में और इर्द गिर्द आकर बसना शुरू किए, तब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हमें ये अल्टीमेटम दिया गया कि हमें अगर यहाँ रहना है तो हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें अपना बाल कटवाना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम दिया गया था और ये भी सच्चाई थी पार्टीशन के वक्त। धर्म परिवर्तन कुछ लोग नहीं किया, कुछ लोगों को करना पड़ा, तो धर्म परिवर्तन भी काफी हुई पार्टीशन के वक्त। मिल्खा सिंह लिखते हैं, These outsiders gave us an ultimatum. If you want to live here, change your religion, eat beef, cut your hair, only then can you stay. आपको बीफ खाना पड़ेगा, आपको अपने बाल छोटे करने पड़ेंगे, आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आपको इस मुल्क में रहना है तो, अगर आपको हमारे बीच रहना है तो। ये अल्टीमेटम दिया गया दूसरे जगह से आकर उनके गांव में बसने वाले मुसलमानों के द्वारा। मिल्खा सिंह और उनके गांव की तरफ से एक आदमी को एज एन इंटरलोक्यूटर हायर किया जाता है, मोटा सिंह, जो उनके ही कम्युनिटी के लोग थे। मोटा सिंह ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के पास कि भैया ऐसा है कि हम तो नहीं जा रहे अपना देश छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, और ना ही हम धर्म परिवर्तन करेंगे, हम रहेंगे तो यहीं। जो ही ये बात कही गई, मोटा सिंह को मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया उन्हें। और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और इस लड़ाई में उनके पिताजी का मौत हो जाता है, उनकी माँ की मौत हो जाती है। मिल्खा सिंह कहते हैं कि हमने इन सब घटना का जिक्र अपने भाई से किया। उनके भाई आर्मी में थे, तो उनके भाई ट्रक लेकर उनके गांव पहुंचते हैं। जब उनके भाई वहां पहुंचते हैं तो चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी थी और लाश ऐसा कि सर कहीं और, धड़ कहीं और। इस तरह का विभत्स मंजर था पार्टीशन के दौरान। और उनके भाई अपने पेरेंट्स को पहचान तक नहीं पाते हैं, ये स्थिति थी। इतना इतना मारकाट मचा था उस वक्त। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जो भी लोग मारे गए थे ना पार्टीशन के वक्त, तो सारे के सारे लोग गरीब थे।
कोई भी उनमें से रिच नहीं था, कोई भी उनमें से अमीर लोग नहीं था, सारे के सारे गरीब लोग थे। क्योंकि जो अमीर थे वो सब के सब कार से, बस से, प्लेन से चले गए। जो जो पुअर पीपल थे, जो लैक्स ऑफ पुअर पीपल थे, वो मारे गए, मर गए वो। लेकिन इन सब की कहानी में एक चीज आम है कि उन दिनों इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन सेटअप किया था। इनका काम था कि रेफ्यूजी को बसाना और घर मुहैया कराना, जगह मुहैया कराना, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड इन देयर बैक बैक देयर इन पाकिस्तान। इन सब का फायदा कहीं ना कहीं पार्टीशन से गुजरने वाले लोगों के मिला कि उन्हें कुछ जगह मुहैया कराया गया, कुछ घर मुहैया कराए गए। जो घर खाली थे आप उस पर क्लेम कर सकते थे और फिर आपको वो घर दिया जाता था। मिल्खा सिंह जब इंडिया आते हैं तो उन्हें 10 रुपये प्रति माह की नौकरी मिलती है एक शॉपकीपर की। जो 4 दिन तक वो नौकरी नहीं कर पाते हैं अपने भाई की, चूंकि उनके भाई आर्मी में थे तो उनकी मदद से उन्हें आर्मी में नौकरी मिल जाता है और आर्मी में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया जाता है और फिर वो एक बेहतरीन धावक के रूप में उभरते हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री। ये मिल्खा सिंह की कहानी थी। पाकिस्तान से इंडिया आना, इंडिया में स्ट्रगल करना, कैंप में रहना, शॉपकीपर की नौकरी करना और फिर आर्मी जब ज्वाइन किए तो दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर। उसके बाद से रेस्ट इज हिस्ट्री। मिल्खा सिंह पाकिस्तान में जाते हैं, साल था 1960। वो जाना नहीं चाहते थे, जो कुछ भी हुआ पास्ट लाइफ में उसकी वजह से, लेकिन नेहरू के कहने पे मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाते हैं। जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पीपल आर नॉट बैड, इट इज द पॉलिटिक्स दैट टीयर्स अस अपार्ट। कि लोग बुरे नहीं होते हैं, बुरी है पॉलिटिक्स जो लोगों को विभाजित करने का काम करती है। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मैं गया अपना गांव तो मैं बहुत रोया। आई क्राइड अ लॉट। पाकिस्तान में ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, ये जो नाम थे, जो टाइटल था, वो उनको मिला। जनरल अयूब खान ने ये नाम दिया था उनको। मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और फिर वो इम्पोवरिस्ड स्पोर्ट पर्सन को वो ट्रेनिंग देने लग गए। ये कहानी थी मिल्खा सिंह की। एक और कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ, ये आखिरी कहानी है और इस उम्मीद के साथ मैं जिक्र करूंगा उस आखिरी कहानी की। अजीत कौर की कहानी है कि आप इस किताब को खरीद कर पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे। अजीत कौर को साल 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उनके ऑटोबायोग्राफी खाना बदोश के लिए। उन्हें 2006 में पद्मश्री भी मिला और उन्हें पंजाबी साहित्य सभा अवार्ड मिला साल 1989 में। यह है अजीत कौर। इलस्ट्रियस कैरियर रहा इनका बतौर राइटर। अजीत कौर एक बेहद एफ्लुएंट फैमिली से आते थे। उनके पिताजी होम्योपैथिक क्लिनिक था उनके पिताजी का। बिल्कुल रसूख वाले फैमिली थे। अजीत कौर पार्टीशन का जिक्र करते हुए लिखती हैं और कोट कोट करती हैं, अहलुवालिया कोट करती हैं। पार्टीशन के दौरान रेलवे स्टेशन पे ऐसे टैंकर लगा दिए गए और उस टैंकर में ये लिखा था मुस्लिम वाटर, हिंदू वाटर। मतलब कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको जो वहां स्टिकर चिपका हुआ है गैलन में, हिंदू वाटर, आपको वहां से पानी पीना है। यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम वाटर, आप हिंदू वाले गैलन से पानी नहीं पी सकते थे, या हिंदू वाले जो टब थे, जो भी पीने के साधन थे, आप उससे पानी नहीं पी सकते थे। ये हाइट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन का जिक्र करती हैं अजीत कौर। इसी घटना का जिक्र करते हुए अजीत कौर लिखती हैं, आई स्टिल रिमेम्बर at the stations there were large drums kept separately with water, mint for the Hindus and water mint for the Hindus and water mint for the Muslims. They were labeled as Muslim water and Hindu water. मनमोहन सिंह की कहानी का जिक्र करते हुए हमने आपको ऑनर किलिंग के बारे में बताया था कि ऑनर किलिंग जो था वो एक रियलिटी था उस वक्त जब पार्टीशन हुआ था। अपने ही घर की महिलाओं को मार देना इज्जत के नाम पे। अजीत कौर भी इसका जिक्र करती हैं। अजीत कौर और उनकी माँ अक्सर
जो कैंप लगता था, रिफ्यूजी कैंप था, वो खाना और पानी लेकर के जाते थे रिफ्यूजी के लिए। और वहाँ वो बात करते सुनते थे रिफ्यूजीज को। और वो बात क्या करते थे, ये कि हमने अपने घर के महिलाओं को मार दिया ताकि उनकी इज्जत ना लूटी जा सके। अहलुवालिया लिखती हैं, कौर एंड हर मदर वेंट टू कैंप्स टू गिव पीपल ब्लैंकेट्स, quilts and other items they needed. And my father used to help people with medical ailments, giving them medicines. When she used to go to the camps, she heard stories that were extremely frightening. जब भी वो कैंप जाती थी तो उन्हें ऐसी सी कहानियां सुनने को मिलती थी जो बहुत डरावने होते थे। कैसी कहानियां लिखती हैं वो, we killed the women of our families in order to ensure that their honor was protected. हमें अपने ही घर के महिलाओं को मारना पड़ा, अपने ही घर के लड़कियों को मारना पड़ा ताकि हमारे घर की इज्जत बची रह सके. Our daughters and daughter-in-law jumped into well to kill themselves so that they would not lose their honor. हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की लड़कियां कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी ताकि उनका इज्जत नहीं जा सके. एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी इस तरह कोई घटना होती है वायलेंट, तो वुमेन्स बॉडी इज वेरी इजी टू अप्रोच. वुमेन्स बॉडी की ऑटोनॉमी क्या है, ये सवालिया निशान है अजीत कौर की इस स्टेटमेंट में कि वुमेन के खुद के शरीर पर कितना हक है. अगर इस तरह का घटना हो तो पुरुष उनके शरीर पर हमला बोलते हैं, और महिला को अगर अपना शरीर बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, सो कॉल्ड इज्जत बचानी है, तो उन्हें कुएं में कूद कर जान देनी पड़ती है. उनके घर वाले लोग उन्हें मार डालते हैं. सो एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं जीत कौर इस स्टेटमेंट के जरिए. व्हाट इज ऑल अबाउट वुमेन्स बॉडी ऑटोनॉमी. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.